जय हिंद दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिसको जो भारत के लोग हैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसकी वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं, व्यू आ रहे हैं। दोस्तों वो शख्स सरकार से सीधा सवाल पूछता है, ना कि विपक्ष से सवाल पूछता है। दोस्तों आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अरबाज। आपने इनको जानते भी होंगे, इनका यूट्यूब चैनल है। सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं, ना कि विपक्ष से सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों सीधा आपको ले चलता हूं मोहम्मद अरबाज के साथ। सबसे पहले तो अरबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं दोस्तों आपको बता दूं, मोहम्मद अरबाज से मैं सब चीज़ें पूछूंगा अरबाज भाई से। देश के अंदर क्या चल रहा है उस पर जवाब मांगूंगा। 3 कृषि कानून का आंदोलन चल रहा है उनके बात करूंगा। पेट्रोल डीजल पर बात करूंगा। सारी चीज़ों पर आज बात करूंगा। तो मोहम्मद अरबाज भाई मेरा आपसे पहला सवाल यह है, 3 कृषि कानून सरकार लेकर आती है, राज्यसभा लोकसभा में बिना बात करे विपक्ष से चर्चा करे पास करा देती है। 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली, बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली। भारत से सारे भारत के राज्यों से ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर आते हैं। सरकार झुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? 3 कानून रद्द क्यों नहीं कर रही है? एक्चुअली सरकार जो है टेक्नोलॉजी के दम पे चल रही है। सरकार आप देखोगे तो केवल चाहे वो कृषि कानून वाला मामला ही नहीं रहा हो, उससे पहले चाहे वो सीए वाला मामला रहा हो, या उससे पहले जो जेएनयू में फीस बढ़ाई थी उसका मामला रहा हो, ये इतने भी जितने भी फेलियर इवेंट रहे हैं सरकार के, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, तो उसमें सरकार, मुझे लगता है कई बार कि सरकार एक तरीके से वो लोगों के वोट पे डिपेंड ही नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये चुनिंदा लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो कृषि कानून का बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। वही जब दिल्ली में जब 26 जनवरी को जब तिरंगा फहराया जाता है या तिरंगा उतार लिया जाता है लाल किले से, तो वो कहती है कि देखो दिल्ली पुलिस से संभल नहीं रही है। तो अगर दिल्ली पुलिस से नहीं संभल रही है संख्या, इसका मतलब संख्या वो ज़्यादा थी। जब संख्या ज़्यादा थी तो एक तरफ कहते हैं कि छोटी सी संख्या, एक तरफ खुद ही कहते हैं संख्या ज़्यादा थी, तो खुद ही एक्सपोज हो जाती है। दूसरी बात देखिए, कोई भी चीज़ होती है, सरकार जो है वो पब्लिक से है, ठीक है, सरकार से पब्लिक नहीं है, पब्लिक से सरकार है। आप ये मान के चलिए गांव का प्रधान होता है और उस गांव के प्रधान को कोई चीज़ बांटनी है, चाहे वो गांव के हित के लिए क्यों ना हो। बट जब गांव के लोग अपने हित को नहीं चाहते, उस चीज़ को लेना नहीं चाहते, तो क्या गांव का प्रधान उनको वो चीज़ थोपेगा? कभी नहीं थोपेगा। तो कहीं ना कहीं वो क्यों थोपना चाह रहे हैं? क्योंकि उसमें जो बेनिफिशियल होने वाला है वो चुनिंदा लोगों का होने वाला है, चाहे वो अडानी का होने वाला हो या अंबानी का होने वाला हो। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से पता चलता है कि सरकार जो है कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। अरबाज भाई मुझे ये बताइए, देखिए सरकार जो है, आपने सही बात बोली, सरकार जो है वो जनता से है, सरकार को ही जनता ने चुना है जी। पर सरकार जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम क्यों कर रही है? किसानों को खालिस्तानी बोल देती है, किसानों को टेररिस्ट बोल देती है, जो वो मन कर रहा है वो बोल रही है। पर किसान आखिरकार क्या ऐसा मन में चल रहा है? उसे क्या डर नहीं है कि सरकार गिर जाएगी, 2024 में इलेक्शन आएगा? क्या सोच रही है? क्यों नहीं जो भी चीजें लाती है वो कितना भी विरोध कर ले कोई भी जनता, वो अपनी मनमानी करती है? ऐसा क्या है सरकार के मन में? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? यार देखो, इंडिया का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ जो इंसान की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा आकी जाती है। अगर आपके पास पैसा है तो ही आपकी सत्ता है, सब कुछ है। गांव में कहते हैं ना कि भाई लाड साहब हो गए, इन पर पैसा हो गया। तो पैसा हो गया तो ये नहीं बोला जाता कि वो मालदार हो गया, ये बोला जाता है कि लाड साहब हो गए। अब लाड साहब का मतलब है उसमें सारी चीज़ें आ गई। अब जब पैसा, मान लीजिए सरकार के पास पैसा है, तो पैसा कहाँ से आता है? वो अमीर लोगों से आता है, चुनिंदा लोगों से आता है। वही लोग चुनाव में फंडिंग करते हैं। मान लीजिए जैसे अंबानी है या अडानी है, कोई भी हो, जब सरकार को अपना कैंपेन चलाने के लिए, चुनाव के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, पैम्पलेट्स लगाने होते हैं, टीवी में एड्स देने होते हैं, सारी चीज़ देनी होती है, तो पैसा उन्हीं के जरिए आता है। अब कोई भी बिजनेसमैन अगर पैसा देगा तो बिजनेसमैन का एक ही फंडा होता है कि अगर मैं 100 दूंगा तो उसका मुझे कई गुना जो है वापस रिपे चाहिए, रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी के भाई हैं, अनिल अंबानी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, वो बैंक करप्ट हो चुके हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरे जो केस लड़ रहे हैं, मैं अपनी बीबी के गहने बेचकर और उनको गिरवी रखकर केस लड़ रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। तो क्या आप उससे राफेल का सौदा दोगे? नहीं दोगे ना। मान लीजिए आपके गांव में कोई बंदा है और वो कहता है, या दोस्त कहता है, यार मैं जो है बैंक करप्ट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप उसे लोन दे दोगे दोबारा? नहीं दोगे ना। तो सरकार आखिरकार मेहरबान क्यों है?
मेहरबान इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों को बचाने का काम कर रही है कि भाई आप फंडिंग में हमें देते हो पैसे, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बचाएंगे। और होता क्या है कि इकोनॉमी की अगर हम बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि सरकार क्यों नहीं झुक रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार जो है वो टेक्नोलॉजी के दम पर है। ईवीएम को आप झुटला नहीं सकते भाई, ईवीएम को झुटला नहीं सकते। अभी अगर आपने निकाय चुनाव देखे होंगे पंजाब के अंदर, तो वहाँ क्या हुआ कि जब एक बीजेपी प्रत्याशी हार गई तो उसने उसका ठीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ दिया। मतलब बीजेपी खुद इल्ज़ाम लगा रही थी ईवीएम पर कि ईवीएम की वजह से हारे हैं। और हिपोक्रेसी देखिए, पिछले 5 साल से अगर कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगाती है तो वो कहती है कि ईवीएम में तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। उस 2014 से पहले नरसिम्हा राव रहे हों या फिर लाडली सर अडवाणी रहे हों, नरसिम्हा राव ने तो किताब भी लिखी थी इस पर कि डेमोक्रेसी एट रिस्क। अगर आप गूगल पर जाओगे तो सर्च कर लोगे डेमोक्रेसी एट रिस्क जो है किताब लिखी है, किसने, नरसिम्हा राव ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है, इस ईवीएम के ऊपर लिखी है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के दम पर है। जितनी ये टेक्नोलॉजी डाउन हुई जमीनी स्तर पर वो जो है सरकार चली जाएगी, और जा भी रही है। निकाब आप चाहे पंजाब की बात देख लीजिए, हरियाणा की बात देख लीजिए, गुजरात की बात देख लीजिए। राजस्थान में एक बीजेपी के प्रत्याशी है, उसे मात्र 1 वोट मिला पूरे, मतलब उसके सामने जो खड़ा हुआ था कांग्रेस का उसे 402 वोट मिले, बट उस बंदे को 1 वोट मिला। आप कैसे कल्पना कर सकते हो? ये सही बात बोली है मोहम्मद अरबाज भाई ने। उन्होंने कहा है कि यह तो कुछ मित्रों के लिए सरकार काम कर रही है, उन्हें फंडिंग कर रही है, इसलिए जनता के सामने नहीं झुक रही है सरकार। वहीं उनके साथ एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी वो जीत रहे हैं, इसलिए जनता के सामने नहीं झुक रहे हैं। अब मोहम्मद अरबाज साहब से मैं बात करूंगा पेट्रोल और डीजल के बारे में। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। जहाँ 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब उस टाइम 70 के लगभग पेट्रोल होता था, कहते रहते थे कि ये 30 से 35 रुपए पेट्रोल हो जाना चाहिए। अब 100 के पार चला गया है किसी राज्य के अंदर। 90 से तो ऊपर ही है पेट्रोल। दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में ऊपर है, 90 से ऊपर है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया? अब क्यों चुप है? यार देखिए, सारा खेल क्या होता है मैं आपको बताऊं। 2-3 मुद्दे हैं, चाहे वो पेट्रोल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी के भी प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं है। दोनों का एक ही मकसद है, लोगों को इमोशनली फुल बनाना। और हम जनता ऐसे बन जाते हैं। जब 2014 की बात चल रही थी तो ये लोग जो है बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा ड्रामा करते थे और कहते थे कि पेट्रोल कम क्यों नहीं हो रहा। हालांकि तुमने 35-40 वाली बात कही, तो 35-40 की बात बाबा रामदेव ने कही थी कि पेट्रोल आपको सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, अब इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि पेट्रोल का रेट वाकई में हमारे हाथ में नहीं है, वो इंटरनेशनल प्राइस होता है, बट टैक्सेस हमारे हाथ में होता है। टैक्स हम बढ़ाते हैं, ये बात एक टैक्स से है प्रदेश चलता है, टैक्स से सरकार भी चलती है। बट यही तो चीज़ आ जाती है कि अगर इस समय आप सरकार से पूछोगे भाई पेट्रोल ने शतक मार दिया, तो वे कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। सवाल तो वही आता है कि जब आपके हाथ में नहीं है तो 2014 से पहले जो है कांग्रेस के हाथ में क्यों था? अगर ये सवाल करते हो तो आपको बांट जाता है कि आप कांग्रेसी हो या बीजेपी हो। मेरा ये मानना ये है कि इसका सिंपल सा लॉजिकली जवाब ये हो सकता है कि या तो हमें ऑडियंस को, एज ए पब्लिक को इनकी बातों में ये नहीं आना चाहिए। 2014 से पहले के उस बयान में लोगों को ये इस बात में नहीं आना चाहिए था कि जब बाबा रामदेव कह रहे थे कि 35 का पेट्रोल मिलेगा, तो लोग उनसे लॉजिकली पूछ सकते थे कि भाई कैसे मिलेगा। आज वही बाबा रामदेव है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एक पेट्रोल का जो रेट है, चाहे वो किसानों का बिल हो, पेट्रोल का रेट है, इसी पर राजनीति होती है और इसी पर सरकार पलटी जाती है। अगर आप 2014 से पहले देखोगे तो जो अन्ना आंदोलन था उसमें 2-3 मुद्दे उठाए गए। पेट्रोल का मुद्दा उठाया गया, किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया गया, ठीक है, और उसी के बेस पर आने वाले समय में हो सकता है सरकार चली जाए। नहीं, आपने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल रेट होते हैं। उस टाइम इंटरनेशनल रेट देखें और आज के इंटरनेशनल रेट देखें, उसमें आधे का फर्क है। हाँ। जब भी रेट इतने हाई हैं। हाँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 30 से 32 रुपए में लीटर पेट्रोल हमारे देश में आ जाता है बाहर से, और जिसमें 33 रुपए का टैक्स फिक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लगाती है। क्या उसमें टैक्स में कटौती नहीं कर सकती? कटौती हो सकती है, बट वही तो चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है, सरकार ने सारी चीज़ को तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। वो जब हर चीज़ को आप प्राइवेट में तब्दील कर दोगे तो होगा क्या? देखिए, कंपटीशन कम हो जाएंगे। जैसे आपको यहाँ से जाके नगर या ढलान या कहीं जाना है, वहाँ आपके सामने सिर्फ 2 ऑटो हैं, तो 2 ऑटो वाले आपस में रेट तय कर लेंगे और आपका बेवकूफ़ बनाएंगे। देखिए, वहाँ 10 ऑटो होंगे तो क्या होगा, कोई वो आपस में साठ गांठ नहीं कर सकता। तो इस सरकार ने क्या करा है, कंपटीशन को कम कर दिया है। अभी यहाँ कुल मिलाकर कोई भी चीज़ देखोगे तो 2-3 लोगों के लिए काम हो रही है, चाहे अडानी हो या अंबानी हो। BSNL को डुबा दिया गया, जियो आया, ठीक है, हर फील्ड की बात ले लीजिए आप, ठीक है। तो मेरा ये मानना है ये है कि अगर आप हर किसी चीज़ को प्राइवेट में करोगे
तो होगा क्या कि एक तो जॉब्स के चांसेस जो है कम हो जाएंगे लोगों के, और जब जॉब्स के चांसेस कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी भाई। जब फील्ड कम हो जाएगा तो वो गिने चुने लोग हैं वो अपने मुताबिक पैसे लेंगे, तो जब पैसे लेंगे तो वो इकोनॉमी जो है रोटेट नहीं होगी। अभी मैं आपको बताऊं, चाहे वो पेट्रोल के रेट हो या किसी भी, हमारे देश की जो इकोनॉमी चलती है वो रोटेशन से चलती है। आप सामान कितना परचेस करते हो, सामान 500 या 1000 का वो मैटर नहीं करता, आप पूरे दिन में कितनी बार सामान का आदान प्रदान करते हो, यानी परचेस करते हो। तो हुआ क्या है कि पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, जीएसटी बढ़ गई है, तो लोगों ने ना उस सामान को आदान प्रदान करना बंद कर दिया। और जब आदान प्रदान नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, टैक्सेस नहीं बढ़ेगा। और जब टैक्स नहीं पहुंचा सरकार को, सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंचा, तो सरकार ने क्या कर दिया, अपने आप को टैक्स लेने के लिए वो उसी पेट्रोल में से टैक्स लेने लगी। मतलब अपने फेलियर को छुपाने के लिए उसने जो पेट्रोल पर रेट बढ़ा दिए। देखिए, पेट्रोल डीजल पर अभी कॉमेडियन श्याम रंगीला ने एक वीडियो बनाई थी जी। कॉमेडियन है, मोदी सरकार उनसे डर गई है, पेट्रोल मालिक से इजाजत ली, वीडियो बनाई, और पेट्रोल मालिक पर दबाव आ रहा है, पेट्रोल की जो है सप्लाई बंद कर दी है, और कैंसिल करने को जो उनका लाइसेंस है उसकी भी धमकी दी है, जब तक आप श्याम रंगीला पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। श्याम रंगीला ने माफी मांगने को तैयार हैं, पर उन्होंने क्या, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। क्या सरकार के खिलाफ जो भी लोग देश के अंदर अगर कोई बोलना चाहता है तो सरकार उनके ऊपर झूठे केस लगाएगी, दबाव डालेगी? क्या देश में डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है क्या? देखो, मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वही चीज़ आ जाती है कि ये केवल ये जो सारी चीज़ें हैं, केवल ये बीजेपी के साथ नहीं है, कांग्रेस भी अपने एरिया में या अपनी जगह पे ऐसा करती है। चीज़ें क्या हैं, इस पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ये एक चीज़ तो समझनी होगी कि कोई बंदा का सवाल कर रहा है तो हम उसे कांग्रेस या बीजेपी की नज़र से न देखें, हम उसे नागरिक की नज़र से देखें। और हमेशा एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमने विपक्ष को ख़त्म कर दिया। कई बार हम राहुल गांधी से सवाल करते हैं विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है। एक्चुअली जो मौजूदा सरकार होती है, मौजूदा सरकार का विपक्ष ही नागरिक होता है। आप हो, आप विपक्ष में हो, मैं विपक्ष में हूँ, मौजूदा सरकार से सवाल करना ही इंसान विपक्ष बन जाता है। तो अगर हम ये कहने लगें कि तुम्हारे के कुमार से वो जो श्याम रंगीला पर हुआ है, तो वो भी एक्चुअली इनका विपक्ष है। अब विपक्ष है तो जो सरकार का जो विलोम हो गया वो विपक्ष हो गया, तो सरकार तो उस पर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जो है बुराई सुनना नहीं चाहता। बट कोई भी चीज़ का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। भाई उनकी वीडियो की बात करी, कल को मान लिया मैं वीडियो बनाऊँ, आपके रूम में बनाऊँ, ये मान लिया टी शर्ट पहन रखी है, तो कल को तो ये टी शर्ट वाली कंपनी करेगी, कल को ये बोया माइक है वो केस करेगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। यानी अगर आप, वजह क्या है कि उस पर उनके पास कोई लॉजिकली जवाब नहीं है कि हम इस वीडियो पर एफआईआर किस बेस में करें। अब उनके पास जब लॉजिकली कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने जो एफआईआर करी है वो उस बेस पर करी है कि ये पेट्रोल पंप की बदनामी हो रही है या ये इस कंपनी की बदनामी हो रही है, जो कि इनलॉजिकल है और सारे लोगों को समझ में आता है। रही बात उस चीज़ की कि अगर उस लड़के ने वीडियो डिलीट नहीं करी तो ये साबित हो जाता है कि वो बंदा अपनी बात पर कायम है और उसने कुछ भी ऐसा कुछ गलत कहा नहीं। आपका कहना बिल्कुल सही है, और एक दफ़ा को आपका कहने का मतलब ये भी है कि जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ समझ रही है। अरबाज भाई, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि अभी निकाय चुनाव हुए पंजाब के अंदर, नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और साथ के साथ दूसरी जो पार्टी है वहां पर क्या नाम है उसका, अकाली दल हाँ। और इन सारी पार्टियों की बहुत बुरी हार हुई हाँ। और वहां पर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई हाँ। जिसमें ये माना जा रहा है कि वहां पर कृषि कानून का जो विरोध जनता ने वोट डाला है। मीडिया, गोदी मीडिया चुप है, अपने चैनल पर नहीं दिखा रही है। आपको याद होगा 2 से ढाई महीने पहले हैदराबाद में निकाय चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई रैली करने जा रहा है तो वो लाइव दिखाया जा रहा था। चुनाव के नतीजे इस तरीके के दिखाए गए थे जैसे कोई बड़ा विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले। तो गोदी मीडिया क्यों चुप है, क्यों नहीं बताती? देखिए क्या होता है, इस खेल को आप समझने की कोशिश कीजिए कि गोदी मीडिया जैसे हम बोलते हैं, गोदी मीडिया हम क्यों बोलते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। क्योंकि मीडिया की अगर परिभाषा चेक करें तो मीडिया का परिभाषा होता है कि जो सरकार है, सरकार के विपक्ष में बात करना। जैसे मान लीजिए एक गाँव की अगर बात की जाए तो गाँव में या तहसील स्तर पर बात कर ली जाए तो तहसील पर आप अपना चेयरमैन चुनते हैं, ठीक है। सरकार अपना एक एसडीएम उतारती है कि हमारी तरफ से एसडीएम हो गया, आपकी तरफ से चेयरमैन हो गया। अगर हम जिले की बात करें तो हम अपनी तरफ से विधायक चुनते हैं, सरकार अपनी तरफ से एक डीएम चुनती है,
ठीक है। अगर हम राज्य स्तर की बात ले लें तो हम अपनी तरफ से जो है मंत्री बनाते हैं, सरकार अपनी तरफ से जो चुनती है वो कमिश्नर को चुनती है कि एक बंदा हमारा हो गया और एक बंदा आपका हो गया। इसी तरीके से जब सरकार बनती है तो हमारी तरफ से जो बंदा होता है वो सवाल पूछने वाला, वो मीडिया होती है। तो मीडिया जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है वो हम ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन की जो बात है, जो सवाल करना चाहते हैं। जैसे तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम्हारे लिए इतना आसान तो नहीं है कि मोदी से सवाल करना या सरकार से सवाल करना, आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे, इतनी सिक्योरिटी रहती है। बट वो जो जिम्मेदारी है हमारी, वो मीडिया को मिलती है कि भाई हमारे अंदर की क्या बात है वो आप बोलोगे। और सरकार का, मीडिया का काम ही होता है कि काउंटर सवाल करना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो क्या आप तारीफ नहीं कर सकते? नहीं, अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उनके पास एक PRO होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो सरकार की तारीफ करेगा, वो अपनी नीतियों की तारीफ करेगा। बट एज अ मीडिया आप उसकी जो है कमी निकालोगे। अगर वो कितना भी अच्छा काम कर रही है तो उसे क्रिटिसाइज करोगे। आप अगर टॉप 10 मीडिया देखोगे तो उसमें स्वीडन का नाम आता है, ठीक है। और तुम्हारे की 1 से लेकर 10 तक अगर आप मीडिया देखोगे तो उसमें न्यूजीलैंड भी आता है, बहुत सारे देश आते हैं इनकी। अब नॉर्वे आता है, इनकी मीडिया देखोगे आप तो आप देखोगे ये सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, सवाल करते हैं। रही बात इंडिया की, इंडिया में क्या होता है कि ये जो खबरें हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ जैसे निकाब चुनाव हार गई, तो ये खबरें छापते तो हैं बट उस पर प्राइम टाइम शो नहीं चलाते, अपनी वेबसाइट पे छापते हैं खबरें। बट जो शो चलाते हैं, शो वो चलाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले। मतलब खबरें सारी छापी जाती हैं कि एक जगह, जैसे सपोज करो एक जगह अभी एक लड़की हीना थी, उसको 4 हिंदू लड़कों ने मार दिया, तो वो खबर भी छापी गई। हम जो यूट्यूबर होते हैं या जितने भी यूट्यूबर हैं वो खबर कहाँ से लाते हैं? हम भी तो इनके आर्टिकल उठाते हैं ना, तो खबर वहाँ होती है। बट प्राइम टाइम जो होगा वो रिंकू शर्मा पर होगा, क्योंकि रिंकू शर्मा से बोर्ड जो है पोलराइज होता है एक पार्टी के लिए। तो इनका क्या होता है कि खबर सारी उठाते हैं अपनी वेबसाइट पर, कल को अपना बचाव करने के लिए कि देखो हमने खबर उठाई थी। बट प्राइम टाइम ये करते हैं उस चीज़ के लिए। अब रही निकाय चुनाव की बात, निकाय चुनाव का जो पूरी तरीके से हार गई, कांग्रेस जीत गई। अगर ये उस खबर को प्राइम टाइम के रूप में लेते हैं तो उसको नुकसान किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि होता क्या है कि हिंदुस्तान में 138 करोड़ की जनसंख्या है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? 138 करोड़ लोग क्या है, किस टूल्स को देखते हैं? वो टूल्स देखते हैं मीडिया। तो मीडिया ने क्या करा है कि 138 करोड़ लोगों को हम क्या दिखाएं, ऐसा क्या दिखाएं कि एक नैरेटिव तैयार हो जाए। तो वो उसी पर एक ही विचारधारा की चीज़ चलाते हैं। अगर आप रात को 9 बजे का प्राइम टाइम देखोगे तो सब में एक ही तरह की चीज चल रही होगी और वहाँ से एक नैरेटिव बनता है। अब 138% अभी क्या होता है, गाँव में चला जाओ तो अभी भी 90% लोग मीडिया की बात को सच मान लेते हैं कि यार हाँ ये सच है, ठीक है सच है। तो इसीलिए क्या करती है, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया ये काम करती है, जो मौजूदा सरकार होती है उसकी तारीफ इसलिए करती है ताकि एक नैरेटिव बन जाए। अब वो नैरेटिव क्यों होने, उन्हें क्या फ़ायदा है? क्योंकि कैंपेनिंग वहाँ से चाहिए, विज्ञापन चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए। मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार वो बहुत सारे तरीक़ों से इंसान को ब्लैकमेल करती है। वो आपको केसेस के बेल पर, जैसे सुधीर चौधरी है, सुधीर चौधरी अगर सही रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें तो मिनिस्ट्री किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। हो सकता है दोबारा जेल चले जाएँ वो। और स्मृति ईरानी ने एक बार कह भी दिया था इस तरह का। एक तो हो गया इस तरीके से किसी को ब्लैकमेल करना। दूसरे तरीके से क्या होता है कि हम आपके एड्स को बंद कर देंगे, और जब आपको एड्स ही नहीं मिलेगा, आपको पैसे रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो कहाँ से काम कर पाओगे आप? ठीक है, तो कई सारे जरिए होते हैं। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सरकार का पक्ष दिखाएं। अब सवाल ये आता है, हालांकि मीडिया काम तो नहीं है, पिछले 5 साल से मीडिया कह रही है विपक्ष कहाँ, विपक्ष कहाँ, विपक्ष कहाँ है। अरे भाई तुम खुद ही विपक्ष हो और तुम खुद अपने आप को कह रहे हो विपक्ष कहाँ है, तो यानी तुमने अपने आप का कत्ल कर दिया। इसलिए गोदी मीडिया कहा जाता है इनको। बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने। अरबाज भाई ने कहा है कि मीडिया जो है खबर दिखाती है, वो दिखाती है अपनी वेबसाइट पर, जो प्राइम टाइम में दिखाना चाहिए उन्हें खबर, वो अपनी वेबसाइट पर छाप देता है। और जो रिंकू शर्मा वाली खबर है उस पर प्राइम टाइम दिखाते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। यानी जो जनता चाहती है असली मुद्दों पर, उस पर प्राइम टाइम नहीं दिखाती है, सरकार से सवाल नहीं पूछती है, विपक्ष से सवाल पूछती है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, मोहम्मद अरबाज भाई ने जो बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, जो भी मैंने सवाल पूछा उस पर अपने बेबाक अंदाज से इन्होंने, जैसे अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, ये लोगों तक पहुँचना जरूरी है कि आप मीडिया की परिभाषा, आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि मीडिया की परिभाषा ये होती है कि मौजूदा सरकार से सवाल करना। और कोई भी इंसान या कोई भी पत्रकार मौजूदा सरकार से या सामने वाले बंदे से अगर उसकी तारीफ कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है और उससे काउंटर सवाल नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए वो बंदा जो है ईमानदार नहीं है। ये सबसे बड़ी पहचान है। और अगर कहीं की भी मीडिया देख लो, टॉप 10 जो इंडिया मीडिया है पूरी दुनिया की, आप देख लो, उनकी रिपोर्टिंग देख लो कि वो सरकार से सवाल करते हैं।
यही मीडिया का जिम्मेदारी होती है। चलिए मोहम्मद अरबाज भाई की आपको कैसी वीडियो लगी और आपको क्या है आपकी इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।